नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। रीट के जैसा कि एग्ज़ाम होने वाला है, कम समय बचा है, कम समय में कैसे जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर किया जाए, उसी नज़रिए से हम आज कुछ टॉपिक्स को लेकर के पहुँचे हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, यानी कि राजस्थान का भौतिक विभाजन कितने प्रदेशों में किया गया है, उनकी क्या क्या स्थिति है, कितने प्रतिशत एरिया उनमें आता है और कितनी जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है, और वहाँ पर क्या क्या मुख्य पर्वत चोटियाँ हैं या दर्रा है, कोई मुख्य जो भी चीज़ वहाँ पे मेन है, हम उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्थान के जो हैं भौतिक प्रदेश। सबसे पहले राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने का कार्य करती है अरावली। अरावली को अगर हम देखने का प्रयास करें, भौतिक प्रदेशों की बात करें तो हम राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में मुख्यतः बांटा गया है। 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करने वाले हैं। थर्ड एंड फोर्थ। पहला जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है उसका नाम है पश्चिमी रेतीला मैदान, जिसे मरुस्थल भी कहा जाता है। पश्चिमी रेतीला मैदान। उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वत, और तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है पूर्वी मैदान। चौथा भौतिक प्रदेश आता है दक्षिणी पूर्वी पठार। सबसे पहले मैं आपको मैप में इनकी एक बार स्थिति बताने की कोशिश करूँगा, उसके बाद हम इन्हें पूर्वी पठार, ये हो गया अपना फर्स्ट भौतिक प्रदेश, यानी कि पश्चिमी रेतीला मैदान है वो इस हिस्से में फैला हुआ है राजस्थान के, जो इस मैप में दिखाया जा रहा है। और उसके बाद में ये आ जाएगी इसमें अरावली, अरावली की स्थिति आ जाएगी। इसे सेकंड भौतिक प्रदेश कहेंगे हमारा, अरावली सेकंड। और थर्ड आ जाएगा पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान वाला जो हिस्सा है वो आ जाएगा अपना लगभग ये जो एरिया है ये आ जाएगा अपना पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान थर्ड नंबर टॉपिक आ गया है। और फोर्थ नंबर है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार, जो बचा हुआ हिस्सा है वो आ जाएगा हाड़ौती के पठार में। ये जो एरिया आता है, ये जो मालवा का एरिया है उसका उत्तरी भाग, यानी कि यहाँ पे जो मालवा का पठार है उसका उत्तरी भाग हाड़ौती का पठार है, जो राजस्थान में स्थित है। ये 4 भौतिक प्रदेश राजस्थान के। सबसे पहला है पश्चिमी रेतीला मैदान, उसके बाद है अरावली पर्वत, फिर है पूर्वी मैदान और फिर है दक्षिणी पूर्वी पठार। इसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की, तो विस्तार से चर्चा करने के लिए हम देखते हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश विभाजन। भौतिक विभाजन के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो 4 भाग हैं। सबसे पहला है पश्चिमी रेतीला मैदान, फिर है अरावली पर्वत, फिर है पूर्वी मैदान और फिर है दक्षिणी पूर्वी पठार। पश्चिमी रेतीला मैदान को मरु भी कहा जाता है, यानी कि मरुस्थल उसी से लिया गया है, मरु। प्राचीन समय में इसे मरु कहा जाता था। अरावली पर्वत को मेरु कहा जाता है और पूर्वी मैदान को उसी प्रकार से मेवात कहा जाता है और दक्षिणी पूर्वी पठार को मालवा कहा जाता है। पश्चिमी रेतीले मैदान की जो उत्पत्ति हुई है वो ये टर्शियरी क्वार्टरनरी पीरियड में, टर्शियरी क्वार्टरनरी पीरियड में हुई है, यानी कि अभी जो क्वार्टरनरी पीरियड चल रहा है इससे पहले जो टर्शियरी पीरियड था, यानी कि यह इतना ज़्यादा पुराना भी नहीं है और इतना ज़्यादा नया भी नहीं है। अरावली पर्वत की बात करें तो ये बना है प्री कैम्बियन काल में, यानी कि सबसे पुराना भौतिक प्रदेश राजस्थान का कौन सा पूछ लिया जाए तो वो है अरावली पर्वत। पूर्वी मैदान, ये है क्वार्टरनरी पीरियड जो वर्तमान में चल रहा है, यह सबसे युवा भौतिक प्रदेश राजस्थान का पूर्वी मैदान। और दक्षिणी पठार, इसका निर्माण हुआ है क्रिस्टेशियस पीरियड में, इस समय ज्वालामुखी फट रहे थे उस समय की ये बात है। क्षेत्रफल की बात करें तो पश्चिमी रेतीला मैदान है, उसका क्षेत्रफल एरिया है 61.11%, और अरावली का जो क्षेत्रफल एरिया है वो है 9.3%। पूर्वी मैदान का जो क्षेत्र है वो है 23.3%, और दक्षिणी पूर्वी पठार का क्षेत्रफल है 9.6%। इसके बाद अगर हम बात करें जनसंख्या की,
पश्चिमी रेतीला मैदान जो सबसे बड़ा एरिया कवर करता है, उसमें जनसंख्या मात्र 40% रहती है। अरावली पर्वत में जनसंख्या 10% है और पूर्वी मैदानों में जनसंख्या का परसेंटेज 39% है। दक्षिणी पूर्वी पठार में 11% जनसंख्या है वो निवास करती है। अगर हम यहाँ पे मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे पाई जाती है बलुई रेतीली मिट्टी। पश्चिमी रेतीले मैदान में पाई जाती है बलुई रेतीली मिट्टी जो कि मोटे कणों युक्त होती है। अरावली पर्वत में पाई जाती है लाल पीली भूरी कंकरीली मिट्टी। पूर्वी मैदान क्योंकि वहाँ पे नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है तो जलोढ़ या कांप मृदा। और दक्षिणी पूर्वी पठार इसमें मध्यम काली व कांप मृदा पाई जाती है। जलवायु की अगर हम बात करें तो पश्चिमी रेतीला मैदान है वहाँ पे शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। अरावली पर्वत पर उपाद्र जलवायु, पूर्वी मैदान में आर्द्र जलवायु और उष्णार्द्र जलवायु पाई जाती है दक्षिणी पूर्वी पठार में। अब हम आगे विभाजन करेंगे पश्चिमी रेतीला मैदान का। पश्चिमी रेतीला मैदान या थार इसे कहा जाता है, मरु भी कह दिया जाता है। इसके अंदर जो एरिया आता है वो मेन एरिया आता है जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर, पाली, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और झुंझुनू। इसे आगे दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला वो है शुष्क और दूसरा है अर्धशुष्क या बांगड़। दूसरा जो अर्धशुष्क है इसे बांगड़ भी कह दिया जाता है। मैप पर अगर हम देखने की बात करें तो यहाँ से एक समवर्षा रेखा गुजरती है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इधर का जो एरिया है वो कहलाएगा शुष्क पश्चिमी मरुस्थल और इसका जो एरिया है वो कहलाएगा अर्धशुष्क पश्चिमी मरुस्थल। जी हाँ, दो भागों में इसे बांटती है अरावली 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो शुष्क और अर्धशुष्क आएगा। शुष्क एरिया, जो शुष्क एरिया है इसमें दो एरिया और आएंगे। एक तो एरिया आएगा बालू का स्तूप युक्त और दूसरा आएगा बालू का स्तूप मुक्त। ये एरिया है जो जैसलमेर का मेन थोड़ा सा, और यहाँ पे थोड़ा सा एरिया आएगा जोधपुर का, ये आएगा बालू का स्तूप मुक्त में। तो बालू का स्तूप युक्त जो एरिया है उसकी परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो 58.5% है और बालू का स्तूप मुक्त एरिया की अगर हम बात करेंगे तो वो है 41.5%। ये दो एरिया पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि बालू का स्तूप युक्त एरिया में क्या है और बालू का स्तूप मुक्त एरिया में क्या है। बालू का स्तूप युक्त एरिया है वो है 58.5% और बालू का स्तूप मुक्त एरिया है 41.5%। तो सबसे पहले हम पश्चिमी रेतीला मैदान में बात करते हैं क्या क्या पाया जाता है। तो कुछ प्रकार के घास यहाँ पे पाए जाते हैं, सेवन, दामन, अंजन, कार्ड, लिलोन प्रकार की। और यहाँ पे अगर हम प्रमुख फसलों की बात करें तो बाजरा, ज्वार, मोठ, ग्वार, तिल, मूंग पाई जाती है। बालू का स्तूप युक्त एरिया है जो 58.5%, सबसे पहले उसकी बात करते हैं हम। यहाँ पे लगभग 4-5 प्रकार के बालू का स्तूप जो मुख्य हैं वो पाए जाते हैं। सबसे पहला है बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। इसकी ऊंचाई होती है 10 से 20 मीटर और लंबाई होती है 100 से 200 मीटर। इसकी पवनोमुखी ढाल होती है उसे उत्तल कहा जाता है और पवनों विमुखी ढाल होती है उसे अवतल कहा जाता है। जैसे कि ये इस प्रकार से अर्धचंद्राकार बने हुए होते हैं। जिस प्रकार से पवन चल रही है पवनोमुखी वो तो होगी ढाल इसकी उत्तल, और दूसरी ढाल जो पवनों विमुखी होगी वो होगी अवतल। दो प्रकार की ढाल यहाँ पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये चूरू के बालेरी में सर्वाधिक पाए जाते हैं और ओसियाँ जो जोधपुर का क्षेत्र है उसमें ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये कई बार पूछ लिया जाता है। और इसके अंदर ऊँटों के जाने का जो मार्ग होता है उसे कारवां या घासी कहा जाता है। दूसरे बालू का स्तूप की बात करें तो वो आते हैं अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती या रेखीय। इन्हें देशांतरीय भी कह दिया जाता है और अरब कंट्रीज़ में इन्हें सीफ नाम से पुकारा जाता है। इंग्लिश में इन्हें लॉन्गिट्यूडनल कह दिया जाता है। ये भी पवन की दिशा में निर्मित होते हैं। सहारा का मरुस्थल में इन्हें सीफ कहा जाता है जो अरब कंट्रीज हैं, या अफ्रीका हो गया। और जैसलमेर के रामगढ़ में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। जोधपुर और बाड़मेर में भी ये उपस्थित हैं। उसके बाद 3 नंबर की अगर हम बात करें तो वो आएगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। जब लंबी अवधि तक पवन एक ही दिशा में चलती रहती है तो ये समकोण पर निर्मित होने वाले बालू का स्तूप हैं। यानी कि ऐसे एक बन गया, उसके बाद उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ये बनते जाएंगे।
जैसे कि सीढ़ियाँ होती हैं उसी प्रकार से जो बनते जाते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सूरतगढ़, गंगानगर के सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के रावतसर व चूरू में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे प्रवल्याकार। पूरे मरुस्थल में अगर सभी जगहों पर उपस्थित हुए सर्वाधिक उपस्थित बालू का स्तूपों की बात करेंगे तो वो होते हैं प्रवल्याकार बालू का स्तूप। ये सभी स्थानों पर उपस्थित होते हैं। हेयर बैंड लाइक इनकी स्ट्रक्चर होती है और मरुस्थलीय वनस्पति के योगदान से इनका निर्माण होता है। इसके बाद हम बात करेंगे तारा बालू का स्तूप या स्टार सैंड ड्यून। चारों दिशाओं से जब हवा एक ही स्थान की ओर चलने लग जाती है तो वो सभी प्रकार से सभी तरफ से मिट्टी ला करके एक जगह पर इकट्ठी करने लग जाती है। जैसे कि इधर से भी हवा आ रही है, इधर से भी हवा आ रही है, इधर से भी हवा आ रही है, तो इस प्रकार से स्टार नुमा बालू का स्तूप का निर्माण हो जाता है। उसे कहते हैं तारा बालू का स्तूप या स्टार बालू का स्तूप। ये श्रृंखलाबद्ध होते हैं और इनकी ऊंचाई 10 से 25 मीटर ऊंचे होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये सबसे ऊंचे बालू का स्तूप होते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये जैसलमेर के पोखरण, मोहनगढ़, गंगानगर के सूरतगढ़ में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगर हम 6 नंबर पे बात करें अवरोधी बालू का स्तूप की, पहाड़, जंगल या अवरोधों से निर्मित होते हैं। नाग पहाड़ी अजमेर में ये सर्वाधिक हैं। पुष्कर, अजमेर पुष्कर में भी ये सर्वाधिक हैं। जयपुर के बिचून, जोबनेर व सीकर की पहाड़ियों में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सब्र या स्क्रब कॉफीज की, मरुस्थलीय वनस्पति के पास बनते हैं और सभी जगह लगभग ये भी उपस्थित होते हैं। जैसे कि उर्मिकाओं की अगर हम बात करें, बालू का स्तूपों पर बनने वाली लहरें, इस प्रकार से जो लहरें बन जाती हैं बालू का स्तूपों के ऊपर उन्हें कहा जाता है उर्मिकाएँ। और बालू का स्तूप मुक्त एरिया जो 41.5% उसकी बात करते हैं। इसका निर्माण टर्शियरी पीरियड में परतदार या अवसादी चट्टानों से हुआ। परतदार या अवसादी चट्टानें बनी थी टर्शियरी पीरियड में। अब चल रहा है क्वार्टरनरी पीरियड, यानी कि इससे पहले वाले पीरियड में। उन अवसादी चट्टानों में चूना पत्थर की अधिकता है और जुरासिक पीरियड के जीवाश्म हमें वहाँ से प्राप्त होते हैं। जैसा कि हमें जैसलमेर के पास एक गांव है ओक्कल, वहाँ से मिला है, कुछ फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं, उसे कहा जाता है ओक्कल वुड फॉसिल पार्क या काष्ठ जीवाश्म पार्क जैसलमेर। ओक्कल वुड या काष्ठ जीवाश्म पार्क या लाठी सिरी भूगर्भिक जल पट्टी भी इसी एरिया में आती है। बालू का स्तूप मुक्त एरिया में चंदन नलकूप या थारका गड़ा भी इसी एरिया में आता है। भूगर्भिक जल पट्टी का यहाँ पे विस्तार पाया जाता है। भूगर्भिक जल पट्टी का विस्तार यानी कि जो पहले यहाँ पे नदियाँ बहा करती थी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी हैं। माना जाता है वैज्ञानिकों का कि वो वर्तमान में अभी भी मरुस्थल के नीचे से बह रही हैं। उन्हीं को भूगर्भिक जल पट्टी कहा जाता है। यह जैसलमेर में लाठी नामक एरिया से लेकर के पोखरण तक फैली हुई है। इस क्षेत्र की अवसादी चट्टानों से कोयला, खनिज तेल, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। जोधपुर का जो एरिया है बाप बोल्डर्स और बादुरा बालूकाश्म, इस एरिया को भी बालू का स्तूप मुक्त एरिया में रखा गया है। जोधपुर के बाप गांव में गोलाश्म उपस्थित हैं जिन्हें कि हिमवाहिक माना गया है। इसे जियो हेरिटेज साइट में भी सम्मिलित किया गया है। और बादुरा बालूकाश्म की बात करें तो जीवाश्म युक्त बालूकाश्म है। ऐसा माना जाता है कि इनका निर्माण समुद्रिक अवस्था में हुआ है। अतः यहाँ पे इससे प्रमाण मिलता है कि किसी समय टैथिस सागर का प्रसार रहा होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे बालूकाश्म यहाँ पे जीवाश्मों का समुद्रिक अवस्था का निर्माण हुआ है। इसके बाद अगर हम दूसरे एरिया की बात करें जो 25 सेंटीमीटर की रेखा से 2 भागों में विभाजित कर रही है, यहाँ पे भी आगे इसके 4 भाग आ जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। फर्स्ट जो है ये भाग, ये तो हो जाएगा घग्गर प्रदेश। सेकंड जो है ये हो जाएगा अपना शेखावटी का अंतः प्रवाह। इसके बाद 3 नंबर पे हो जाएगी नागौर की उच्च भूमि। चौथे की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा लूनी जवाई बेसिन, यानी कि लूनी नदी यहाँ से बहती है, इसी कारण इसका नाम हो जाएगा लूनी जवाई बेसिन, या इसे कहा जाता है गोडवार प्रदेश। अगर हम समुच्चय की बात करें तो इसे कह दिया जाता है इन चारों को मिलाकर के बांगड़ प्रदेश। केवल बांगड़ की बात करें तो वो डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहा जाता है। ठीक है।
तो ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं 25 सेंटीमीटर चम्मच रेखा जो दूसरे भाग में से विभाजित करती है उसे कहा जाता है अर्धशुष्क या राजस्थान बांगड़ या लघु मरुस्थल। 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है। स्टेपी प्रकार की वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। जोगिया का बाकर तथा चामुंडा गांव आकर किस जिले में स्थित है? अगर कुछ इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है तो हमारा उत्तर होगा जोधपुर गांव में स्थित है। यह बाकर जो होता है वो पहाड़ियों को कहा जाता है या पहाड़ों को कहा जाता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं लूनी जवाई बेसिन की, यानी कि जो नदी का एरिया है, इसकी प्रमुख नदी है वो लूनी है। अजमेर से इसका उद्गम होता है। इसे गोडवार प्रदेश भी कहा जाता है। बाड़मेर में मोकलसर से सिवाना तक 56 गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें कि 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। इन पहाड़ियों के अंदर नकोड़ा पर्वत स्थित है, जिसके ऊपर जैन मंदिर है बना हुआ है। और दूसरी यहाँ पे एक पहाड़ी है, उसे कहते हैं हल्देश्वर पहाड़ी। इसके ऊपर पिपलूद गांव बसा हुआ है, जिसे कि मारवाड़ का माउंट आबू कहा जाता है। जालौर में जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं। इनमें ढोरा पर्वत, इसराना बाकर, रोजा बाकर, सुंडा पर्वत, सिडोल पर्वत आदि प्रमुख चोटियाँ हैं। जालौर के ग्रेनाइट की गुंबदाकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इन्हें इनसेलवर्ग या हिंदी में द्वीपाभिकारी कहा जाता है। पाली के पूर्व में कालाबरा डूंगर है। इस पहाड़ का नाम है कालाबरा, जो पाली के पूर्व में स्थित है। नेहटा जालौर पाली की वर्षा जल संग्रहण की पद्धति को नेहटा कहा जाता है। नागौर उच्च भूमि, नागौर का उच्च भूमि वाला जो एरिया मैंने मैप में आपको दिखाया था, 500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। यहाँ पे बंजर कलर भूमि पाई जाती है और कुछ खारे पानी के एरियाज हैं, जैसे कि सांबर, नावा, डीडवाना, कुचावन। यहाँ पर साल्टी लेक्स पाई जाती हैं। नावा नागौर है, ऐसे यहाँ पर सरकार ने आदर्श लवणीय पार्क की स्थापना की है। इस क्यों यह नमकीन एरिया या साल्टी लेक्स यहाँ पे क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि यहाँ पे माइकासिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं। माइकासिस्ट चट्टानें केशिका क्रिया के द्वारा नमक को बार बार ऊपर भेजती रहती हैं, जिससे कि वहाँ का पानी होता है वो खरा होता रहता है। भूमि के ऊपरी सतह पर लवण आ जाता है। इसी कारण यहाँ की भूमि रेह, राकड़, चौपन, ऊसर, बंजर या कलर कहलाती है। और उसके बाद है नागौर से अजमेर तक का जो एरिया है, वहाँ पर फ्लोराइड युक्त जल पट्टी पाई जाती है। इसे कुब्ड पट्टी या बांका पट्टी कहा जाता है, क्योंकि उसका पानी पीने से लगातार हड्डियों में फ्लोराइड इकट्ठा होने लगता है, जिससे कि शरीर में कुब्ड का निर्माण हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें शेखावटी का अंतःप्रवाही प्रदेश, इसके अंदर सीकर, चूरू, झुंझुनू और पूर्वी नागौर को शामिल किया गया है। इसे ही बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ की कांतली मुख्य नदी है। इस क्षेत्र की मुख्य और एकमात्र नदी है कांतली। इसके प्रवाह क्षेत्र को जो है वो कहा जाता है तोरावाटी। और गणेश्वर की जो सभ्यता हमें ताम्र युगीन प्राप्त हुई थी वो इसी नदी के किनारे स्थित थी। सर्वाधिक बालू का स्तूप या ब्रखान शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, और जहाँ पर सर्वाधिक में से भी सर्वाधिक पाए जाते हैं वो ब्रखान टाइप के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। सर या सरोवर इस एरिया में वर्षा ऋतु में बनने वाले अस्थायी तालाबों को कहा जाता है। नाड़ा या जोहड़ इस क्षेत्र में कच्चे या पक्के कुओं को कहा जाता है। घग्गर प्रदेश, गंगानगर व हनुमानगढ़ का 75% भाग आता है वो घग्गर प्रदेश में आता है। यहाँ वैदिक काल में सरस्वती, चौतांग, सतलुज और व्यास नदियाँ प्रवाहित होती थी। सरस्वती व चौतांग नदी अब वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। सतलुज व्यास ने मार्ग परिवर्तित कर लिया है और वर्तमान में जहाँ की एकमात्र जो नदी है वो है घग्गर। नाली या पाट, हनुमानगढ़ में घग्गर के मैदान को नाली या पाट कहा जाता है। सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में विश्वामित्र व मंत्र दोस्ता ऋषियों द्वारा किया गया है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार 2200 से 1900 ईसा पूर्व या 4200 वर्ष पूर्व जो मेघालयन एज थी, वहाँ पे सूखे के कारण ये नदियाँ थी वो विलुप्त हो गई, सरस्वती और चौतांग। रन या टाट किसे कहा जाता है? मरुस्थल में वर्षा ऋतु में बनने वाली अस्थायी खारे पानी की झीलें जो दलदली मर्दा में बनती हैं उन्हें कहा जाता है रन या टाट। इसका एग्जाम्पल है थोब रन, बाड़मेर में पाया जाता है, सबसे बड़ा रन है। पोखरन हो गया, ये सभी इसी में आते हैं। डांड, विशिष्ट लवणीय झीलों को डांड कहा जाता है। इन्हें टेथी सागर का विशेष माना जाता है। पलाया, पवन निर्मित अस्थायी खारे पानी की झीलें, इनका निर्माण पवन द्वारा होता है। ये हो गया हमारा राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। अब आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम जल्दी ही दूसरा भौतिक प्रदेश जो राजस्थान का है अरावली पर्वत, उसकी मुख्य चोटियाँ ट्रिक के सहित आपके पास लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।